हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में जो अपन कर रहे थे वो कर रहे थे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अपन ने मटेरियल को तीन कैटेगरी में क्लासिफाई किया था, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। ओके, तो डायमैग्नेटिक की बातें चल रही थी। डायमैग्नेटिक जो मटेरियल होते थे डायमैग्नेटिक मटेरियल ये ऐसे मटेरियल होते थे जिनको अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाते थे। ओके, या मैं बोल दूं इनको अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो ये हाई मैग्नेटिक फील्ड से लो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ शिफ्ट होते हैं, है ना। जब मैग्नेट के पास लेके जाओगे, जैसे मान लो आप किसी आयरन रोड को लेके जाओगे तो वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगी, ये अवे फ्रॉम द मैग्नेट डिस्प्लेस होते हैं। ओके, अच्छा जी, इनके एग्जांपल पढ़ लिए थे अपने, कॉपर हो गया, लेड हो गया, आपका सोडियम क्लोराइड हो गया, N2 गैस होगी, बिस्मुथ हो गए, ये सब इसके एग्जांपल थे। इनके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बना ली थी अपन ने। अगर कोई डायमैग्नेटिक मटेरियल को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, दे रिपेल द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड रिड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। इनके लिए काई की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है। ओके, अच्छा जी, इतनी बातें अपन ने पढ़ ली थी। अच्छा, अब पढ़ते हैं कोज कि ऐसा क्यों होता है डायमैग्नेटिक मटेरियल में कोज। तो जो कोज है या रीजन है इसके, वो क्या है? ऐसा माना गया जैसे डायमैग्नेटिक मटेरियल है ये कोई, इसके अंदर बहुत सारे एटम्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं और हर इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो किसी ना किसी डायरेक्शन में आ रहा होगा, पर वो रैंडमली अलाइंड है। इस कारण से क्या हुआ, नेट मैग्नेटिक मोमेंट तो कितना है इसका, एम नेट 0, क्योंकि सभी का वेक्टर सम करोगे तो वेक्टर सम कितना आएगा आपका, 0 आएगा। अच्छा, यानी हर डायरेक्शन में इधर का जितना मैग्नेटिक मोमेंट का कंपोनेंट आएगा उतना ही कंपोनेंट इधर आएगा। इस डायरेक्शन में भी 0, इस डायरेक्शन में भी 0, नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ रहा है आपका, 0 आ रहा है। अब इन्होंने जैसे ही आप इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप कर रहे थे, यानी जो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप कर रहे थे, उनकी स्पीड कम हो जाती है। उनकी क्या कम हो जाती है? स्पीड। और जो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप कर रहे थे वो स्पीड अपने अप कर लेते हैं, स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। इसलिए जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो अपोजिट डायरेक्शन का मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ जाता है और सेम डायरेक्शन का मैग्नेटिक मोमेंट घट जाता है। तो इस मेटल का जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इस कारण से इन मटेरियल में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ओके भाई, जो मैग्नेटिक मोमेंट था वो कितना आया था आपके पास, इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने के कारण EV/2 यही तो आया था। तो अगर आपकी स्पीड कम हो गई तो क्या कम हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट कम हो जाएगा। तो जो डायमैग्नेटिक मटेरियल थे उनको मैं अपन को प्रॉपर्टी बताती है उसकी कि उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाती है और वो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाता है। उसका कोज क्या है? कोज ये है कि द इलेक्ट्रॉन विच डेवलप्स द मैग्नेटिक मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, देयर स्पीड रिड्यूस्ड, and the electron whose magnetic moment in opposite direction of magnetic field gain the speed or speed up. So net magnetic moment develop in the diamagnetic material in opposite direction to the magnetic field, hence net magnetic field decrease inside the diamagnetic material. Okay जी, इसके बाद ये हो गया भाई इसका कोज। इसके बाद अपन ने देखा, अपन को एक चीज पता थी कि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h होता है और n इक्वल टू होता है chi h। तो अगर मैं m और h के बीच में ग्राफ बनाऊं तो इट इज द स्ट्रेट लाइन, बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। पर जो आपके डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनके लिए chi की वैल्यू कैसी होती है? नेगेटिव होती है ना, chi नेगेटिव होता है, ये आपने लास्ट क्लास में देख लिया था। तो अगर मैं mh ग्राफ बनाऊं, m और h ग्राफ बनाऊं डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए, तो वो ग्राफ ऐसा आएगा। काई की वैल्यू पॉजिटिव आती तो इधर, नेगेटिव आएगी तो इधर। दिस द एमएच ग्राफ फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल। अच्छा जी, अगर मैं वेरिएशन ऑफ काई देखूं, ये जो काई यहाँ पे कांस्टेंट है ये इन दोनों फैक्टर पे तो डिपेंड नहीं करेगा, पर ये फैक्टर जो डिपेंड करता है, जो आपका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ओके, तो अगर मैं काई और टी का ग्राफ बनाऊं, काई और टी, तो एक तो काई नेगेटिव होगा तो नीचे ही आएगा,
और डाईमैग्नेटिक मटेरियल के लिए जो काई होता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर के वेरिएशन के साथ काई चेंज नहीं होता है। तो दो ग्राफ, एमएच ग्राफ, सेकंड वन इज द काई ग्राफ, ये दो आपके ग्राफ हो गए। चलिए एक बार इसको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। डाईमैग्नेटिक मटेरियल क्या होते थे? द सब्सटेंस व्हिच इज magnetized in opposite direction to external magnetic field when they are placed in external magnetic field. Okay, the substance which are repelled by magnetic field from strong magnetic field to weak magnetic field is known as diamagnetic materials. Diamagnetic materials के लिए भाई chi की वैल्यू नेगेटिव, म्यू आर की वैल्यू लेस देन 1 और म्यू की वैल्यू लेस देन म्यू नॉट। ओके, अच्छा जी, एग्जाम्पल कॉपर, लेड, बिस्मिथ, N2 गैस एक्सेट्रा, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, कोज जब इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप करते हैं उनकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है, और जो इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप करते हैं उनकी स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। इसलिए नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होता है। इसलिए जो आपका मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इन मटेरियल्स के अंदर कम हो जाती है। इनके दो ग्राफ, एमएच ग्राफ एंड सेकंड वन इज द काई ग्राफ, दोनों ग्राफ आपके सामने हैं। ठीक है, इसके अलावा इनके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो स्ट्रक्चर थी वो आप बना चुके हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो रिपेयर होती है, अभी अभी बनाया था इस टाइप वाली, है ना, ये इनके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्ट्रक्चर हो गई। ओके, अब इसके अंदर एक और आता है, ऐसे मटेरियल जिनके लिए काई की वैल्यू -1 हो, काई इक्वल टू -1, और म्यू आर कितना होता है 1 प्लस काई, तो म्यू आर की वैल्यू कितनी हो जाए 0। म्यू आर अगर 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड इनके अंदर परफेक्टली एब्सेंट हो जाएगा। जैसे देखो किसी सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है बेटा, म्यू नॉट है नहीं, अगर इसमें म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी वाला कोई मटेरियल फिल कर दोगे तो कितना हो जाएगा म्यू आर टाइम्स, अगर म्यू आर की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे 0 रख दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 0। तो यानी ऐसे मटेरियल या ऐसे सब्सटेंसेस के लिए काई की वैल्यू -1 होती है। अगर इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया जाए तो इनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ परफेक्टली 0 हो जाती है, एग्जैक्टली 0 हो जाती है। इन मैग्नेटिक फील्ड को एकदम मतलब कि टोटली एब्सेंट हो जाता है इनके अंदर। अच्छा, ऐसे मेटल को परफेक्ट डाई मैग्नेटिक मेटल बोलते हैं, परफेक्ट डाई मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, अच्छा इसका एग्जाम्पल जो होता है वो है एग्जाम्पल वो है सुपर कंडक्टर। क्या चीज है, ऐसे मेटेरियल कौन से हैं, सुपर कंडक्टर हैं। इनके अंदर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है वो परफेक्टली एब्सेंट होता है, और इस इफेक्ट को बोला जाता है माइसनर इफेक्ट। माइसनर इफेक्ट, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल जिनके लिए काई की वैल्यू कितनी हो -1, उनके लिए म्यू आर 0 हो जाएगा। इनको परफेक्ट डाई मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। जब इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड परफेक्टली एब्सेंट हो जाता है उसके अंदर से, यानी 0 हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। एग्जांपल सुपर कंडक्टर, और इस इफेक्ट को बोला जाता है माइसनर इफेक्ट। क्या बोला जाता है, माइसनर इफेक्ट। ओके जी, और देखिए इसके बाद आती है आपकी सेकंड कैटेगरी, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो स्लाइटली एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाते हैं। द सब्सटेंस which are slightly magnetized in
in the direction of external magnetic field। ऐसे मटेरियल जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में स्लाइटली सा क्या हो जाते हैं, मैग्नेटाइज, उनको पैरामैग्नेटिक मटेरियल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ओके जी। अच्छा जी, तो जब इनको आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हल्का सा इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, अब अगर इनकी मैं प्रॉपर्टी लिखूं तो ये तो इनकी डेफिनेशन हो गई। दूसरी बात, अगर इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड को स्लाइटली सा इंक्रीज कर देते हैं। ये हमेशा वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ शिफ्ट होते हैं। अगर इनको नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाएगा तो ये वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ शिफ्ट होते हैं। तीसरा, इनके लिए काई की वैल्यू पॉजिटिव एंड स्मॉल होती है, काई वैल्यू, और म्यू आर की वैल्यू 1 से थोड़ी सी ज्यादा होती है, 1 से थोड़ी सी ज्यादा होती है। ये बेसिकली इसकी पैरामैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी है। अच्छा, पांचवी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को स्लाइटली अट्रैक्ट करते हैं या वीकली अट्रैक्ट, थोड़ा सा अट्रैक्ट करते हैं, वीकली अट्रैक्ट करते हैं। ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल कौन से? द सब्सटेंस व्हिच आर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, then they magnetize, when they are placed in external magnetic field, they are magnetized slightly in direction of external magnetic field. Okay, so they increase the strength of magnetic field. When they placed in non-uniform magnetic field, they always shift from weak magnetic field to strong magnetic field. For paramagnetic materials, the value of chi is positive and small, mu r is slightly greater than 1, and magnetic field lines are weakly attracted by paramagnetic material. अच्छा जी, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी बनती हैं। अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल है तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को स्लाइटली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो मटेरियल के अंदर जो रिलेटिव गैप होता है लाइंस के बीच में वो कम हो जाता है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड स्लाइटली सा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है जी, अब आइए बेटा इसके एग्जांपल पैरामैग्नेटिक मटेरियल के ना, जैसे हो गया एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ठीक है, ये सब किसके एग्जांपल हैं आपके पैरामैग्नेटिक मटेरियल के? जैसे O2 गैस एट NTP, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये सब एग्जांपल हैं आपके पैरामैग्नेटिक मटेरियल के। ओके, अच्छा जी, अब दूसरी बात है इनका कोज। क्या कारण है कि मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं? तो इनका कोज ये दिया गया कि इन सब्सटेंस में क्या होता है, जैसे जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो जो मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप बाय इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन इज रैंडमली अलाइंड, सो नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज 0। नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? इन सभी इंडिविजुअल का वेक्टर सम, जो कितना आएगा? 0। जैसे मैं इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं, देन दिस मैग्नेटिक मोमेंट स्टार्ट टू अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये धीरे धीरे इस डायरेक्शन में ऐसे अलाइन होना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, तो इस डायरेक्शन में नेट मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो जाता है, इसलिए ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाते हैं, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो इनका कोज क्या था? व्हेन पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स आर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, देन the magnetic moment developed by each electron start to align in the direction of external magnetic field. So a net magnetic moment developed in the direction of external magnetic field, so strength of magnetic field increase. ये इनका रीजन था। ओके जी, अच्छा जी, अब बात करें वही दो ग्राफ, सभी के अंदर तीनों के लिए आपको दो ग्राफ बनाने हैं, एमएच ग्राफ और काई ग्राफ। तो अगर एमएच ग्राफ की बात की जाए तो भाई m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई तो है ही, एच तो है ही, तो m इक्वल टू काई एच।
इनके लिए काई की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। तो अगर आप एम और एच में ग्राफ बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा, एम और एच में ग्राफ बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा, और ये जो इसका स्लोप होगा वो क्या बताएगा आपको, काई। दिस इज द एम एच ग्राफ। अब बात की जाए काई टी ग्राफ की, काई टी यानी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर की। तो जो पैरामैग्नेटिक मेटेरियल्स होते हैं उनकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है, उसके लिए एक लॉ आता है जिसको बोलते हैं क्यूरीज लॉ। क्यूरीज लॉ इन्होंने बोला जो ये मटेरियल होते हैं, इनका जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं इनका जो मैग्नेटाइजेशन होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये क्यूरीज लॉ है। जो डायमैग्नेटिक मटेरियल थे उनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो थी वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर थी ऑलमोस्ट, पर जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है इनकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो परफेक्टली इंडिपेंडेंट नहीं होती, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। तो इन्होंने बोला अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल को आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो वो मैग्नेटाइज्ड होगा, वो दो चीजों पे डिपेंड करेगा कि कितना तो आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है और कितना टेम्परेचर है, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो इसको ऐसा लिखा गया एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी नोट बाई टी। इसको लिखा गया आपके यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, इसको तो लिख लो काई एच, न्यू इक्वल टू कितना होता है, एम इक्वल टू काई एच होता है ना, इसको तो लिख लो काई एच, और इक्वल टू सी, इसको लिख लो म्यू नोट इनटू एच बाई टी। तो एच से एच कैंसिल हो जाएगा तो काई इक्वल टू बचेगा सी म्यू नोट बाई टी, यानी कुल मिला के काई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो बेटा जो इनके बीच में ग्राफ आने वाला है वो आने वाला है ऐसा, दिस द काई टी ग्राफ फॉर द पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ओके, तो कुल मिला के पैरामैग्नेटिक मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टी होगी, जब इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में स्लाइटली सा मैग्नेटाइज हो जाते हैं। ये हमेशा वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ डिस्प्लेस होते हैं जब इनको नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। इनके लिए काई की वैल्यू स्मॉल और पॉजिटिव होती है, म्यू आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। काई एच ग्राफ इनके लिए एक स्ट्रेट लाइन, जो आपका एन एच ग्राफ है वो इनके लिए एक स्ट्रेट लाइन आता है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। काई टी ग्राफ बनाने के लिए क्यूरीज लॉ आता है, कौन सा लॉ आता है, क्यूरीज लॉ, और ये आपका क्यूरीज लॉ है, काई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, और ये आपका बन गया काई टी ग्राफ। क्या बन गया ये आपका काई टी ग्राफ। इसके बाद जो आता है वो आता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। प्लीज वेट फॉर 2 मिनट्स।